नमस्ते, मेरे साथ डॉक्टर राजेश कस्तूरीरंगन। डॉक्टर राजेश का जब मैं इनसे पहली बार बॉस्टन में मिला था, तो भाई एमआईटी के एक साइंटिस्ट बहुत मुझे इनसे लगा कि मालूम नहीं ये तो बहुत ही टेक्निकल बातें करेंगे। लेकिन मैंने जब इनसे कुछ चीजें पूछी तो इन्होंने बहुत साधारण शब्दों में मुझे कुछ चीजें समझानी शुरू की। और इस समय ये इन्वायरमेंट पे बड़ा काम कर रहे हैं और इनको दुनिया के एनवायरनमेंट की चिंता तो है ही, लेकिन साथ में एक अच्छी एक सबसे बड़ी इनको ये है कि भारत का जो एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण है, इन्होंने जो कहा था, मैंने इनसे कहा था कि नहीं अभी 10-15 साल लगेगा, इन्होंने कहा था नो, इट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ टाइम। हमने कहा मेरा तो 2-4, कह रहे नहीं 2-4 साल की भी जिंदगी है, तो इस 2-4 साल की जिंदगी में आप ये देख के जाएंगे जिस जगह भारत बैठा हुआ है। आज थोड़ा भारत स्पेसिफिक ज्यादा रखेंगे, लेकिन ओवरऑल आपकी पिक्चर। एक अच्छी बात यह है डॉक्टर राजेश कस्तूरीरंगन की कि मूल रूप से तमिल, मुझे इस बात की का हरदम दुख रहेगा कि मुझे एक कोई भी दक्षिण की भाषा नहीं आती है, लेकिन डॉक्टर राजेश की हिंदी मुझसे बेहतर है। तो डॉक्टर राजेश, ये जो आप मुझे उस समय वहां वार्न किए थे कि हम सब लोग एक ऐसे मतलब टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं जो किसी दिन भी फट सकता है। अभी उत्तरकाशी में एक इस तरह का हादसा हुआ और रवि चोपड़ा साहब से मेरी बात हुई, वो आपको कह रहे थे कि भाई उनसे भी बात करिए। ये तो मानव निर्मित आपदा है, इट इज अ मैन मेड प्रॉब्लम विच वी आर क्रिएटिंग। थोड़ा ये जरा बता दीजिए, जो वार्मिंग की आप बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, उसमें खास करके विद रेफरेंस टू इंडिया, हीट बढ़ रही है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, एक ब्रीफली उसका एक वो दे दीजिए, फिर मेरे 2-3 प्रश्न होंगे आपसे। डॉक्टर राजेश। थैंक यू आनंद जी, बहुत फिर से मुलाकात होके बड़ी खुशी हुई। आपने तो सुबह सुबह बुला लिया मुझे, तो फिर आना पड़ गया। क्योंकि आपके जो दर्शक हैं उन सबको क्लाइमेट चेंज, तो ये शब्द जो है सबको पता लग गया है ना। ऐसा अब तो कोई बचा नहीं है जिसने इसके बारे में सुना ना हो। क्योंकि जो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जब जाती है, तो वो जो सूरज की जो रोशनी है उसको वो पकड़ लेती है, वो फिर उसको जाने नहीं देती है। उसके वजह से हीट जो है वो अंदर ही रह जाता है। ये इसकी वजह से, क्योंकि जो धूप जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस जो है अंतरिक्ष में जा नहीं रही है, वो यहीं रुक जाती है, तो उसके वजह से गर्मी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। ये तो सबको पता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में से कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। मतलब कि जो मानव की जो हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारे जो गाड़ी जितने भी क्या कहते हैं हम गाड़ी चला रहे हैं और एयर कंडीशनिंग चला रहे हैं, उसके वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। अब ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ रहा है, मगर हमारे जो हिमालय में जो ग्लेशियर्स हैं उसके वजह से वो पिघल रहे हैं। अगर वो पिघलेंगे तो फिर क्या कहते हैं पानी भी आएगा उसमें से, और उसके नीचे जो कहते हैं जो पत्थर हैं, जो सिल्ट जो है वो भी लूज हो जाता है, वो भी नीचे गिरने लग जाता है ना। तो ये जो है इसके लिए भी एक क्या कहते हैं टेक्निकल टर्म है, फीडबैक लूप। तो एक चीज दूसरे चीज को अफेक्ट करती है, उसके वजह से तीसरे चीज को, वो तीसरा जो है फिर से पहले चीज को अफेक्ट करता है। उसके वजह से ये धीरे धीरे और फिर जल्दी जल्दी बिगड़ने लग जाता है सब कुछ, है ना। तो ये उत्तरकाशी में जो हुआ है, इसमें तो सिर्फ क्लाइमेट चेंज का नहीं है, इसमें तो हमारे डेवलपमेंट का भी हाथ है। हम पेड़ भी काट रहे हैं। वो रवि चोपड़ा जी ने तो लिखा है ना, कि जो दियोधर का जो फॉरेस्ट है, जो क्या कहते हैं, उसको काटना शुरू किया हमने। तो अगर पेड़ को काटेंगे तो फिर उसके नीचे जो जमीन है वो लूज हो जाता है, तो फिर उसको, और जब फ्लड शुरू होता है तो वो पेड़ पकड़ने के लिए है नहीं कोई। तो ये फीडबैक लूप जो है, ग्लेशियर पिघल रहा है, उसके ऊपर पेड़ भी कट रहे हैं, उसके ऊपर हम रोड भी बना रहे हैं, तो हर एक चीज जो है दूसरे चीज को खराब कर रही है।
जी जी। मैं डॉक्टर राजेश, एक चीज मुझे और बताइए, क्योंकि एक टेम्परेचर बढ़ रहा है और एक उस टेम्परेचर बढ़ने से, जैसा आपने कहा ग्लेशियर की बात है, एक प्रिसिपिटेशन की भी बात है कि जो हमारी बारिश है वो बहुत इरेगुलर, हमारे महीने के मौसम बदल गए हैं। जब हम बड़े हो रहे थे जो मौसम थे और जो इस समय, उस पे जरा एक बार हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये टेम्परेचर से इनका क्या फर्क पड़ता है, बारिश का क्या है, वो जरा समझाते हैं। क्योंकि टेम्परेचर तो एवरेज है ना? तो हम कहते हैं कि जैसे कि हमारे कहते हैं कि एवरेज टेम्परेचर समर में बढ़ेगा। अभी जो है आपके 40, जहां पे 40 डिग्री हुआ करती थी अब वो 42 तक पहुंच गई है ना? या क्या कहते हैं, मगर ये जो है इसकी वेरिएशन भी बढ़ जाती है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से ऐसा होता है कि कुछ दिन बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। उसी तरह से जो अभी हमारे में मानसून की वजह से जो वर्षा होती है, वो रेगुलर से अगर इरेगुलर होना शुरू हुए तो ऐसा नहीं है कि हाँ, हो सकता है कि एवरेज में बारिश कम हो, मगर एक दिन इतनी छपरफाड़ के बारिश हो जाए कि वो जो है फ्लड उसके वजह से शुरू हो जाए, है ना? तो ये जो इसको कहते हैं वेरिएशन, ये वेरिएशन भी ज्यादा होने वाला है। तो इसके वजह जी से जो बहुत भयंकर जो बारिश जो उत्तरकाशी में हुई है, उसके पहले केदारनाथ में भी हुआ था। तो ये जो है क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। जी जी। मैं डॉक्टर राजेश, जो मैं समझाऊं कि पहले एक स्प्रेड आउट होती थी, हमें ठीक से याद है, सावन भादो होता था, स्कूल में जब जुलाई में स्कूल खुलता था, जुलाई अगस्त सितंबर में एक आध दिन रेनी डे हो जाता था, कुछ कुछ वो। लेकिन अब एक दिन बहुत ही ज्यादा घनघोर बारिश होगी और फिर आपका मौसम खुश्क रहेगा, फिर वो अपना धीरे चलता रहेगा। लेकिन इसके साथ में एक चीज और आपसे, जो आप एक हीट शेल्टर, आप बात करते थे ना कि हीट इतनी बढ़ जा रही है और उसको लेके हम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उसके प्रिवेंशन की, और उससे आने वाले समय में जो आदमी है, जो आदमी जन है, जो मानव है, उसकी हेल्थ और उसके ओवरऑल जीने मरने पे भी फर्क पड़ेगा। उसके बारे में जरा दर्शकों को एक बार बता दीजिए कि हीट शेल्टर्स, ये हीट क्या होता है ये सब। तो आप लखनऊ में हैं, लखनऊ जी में तो मई जून में कितना 40-42 तक तो जाता होगा हर रोज। जी जी। आप सोच लीजिए कि अगर 42 जो है 45 पहुंच गया, ओ तो जो सब्जी वाला है या ऑटो रिक्शा जो चला रहा है या जो रेडी या जो क्या कहते हैं साइकिल रिक्शा को जो खींच रहा है, वो दिन भर कैसे काम करेगा ऐसे इतनी गर्मी में? आप सोच लीजिए। और उसमें अगर ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाए तो वो पसीना भी उसका छूटेगा, तो वो क्या कहते हैं वो अगर पसीना अगर वो इवेपोरेट नहीं हुआ तो उसको कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर जो है एक टेम्परेचर है जिसके अधिक जो है हमारी बॉडी काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि जो पसीना है वो निकल रहा है मगर वो इवेपोरेट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से कूलिंग होती नहीं है बॉडी की। तो अगर उसके आगे पहुंच गए तो इंसान मर जाएगा और कुछ नहीं हो सकता उसके साथ। तो ओ ये डर है कि हमारे अगर शेल्टर ना हो, अगर वेट बल्ब टेम्परेचर तक अगर हमारी ह्यूमिडिटी और हीट की जो कॉम्बिनेशन है अगर वहां तक पहुंच जाए तो ना हम काम कर सकते हैं ना हम विश्राम कर सकते हैं। नहीं, तो डॉक्टर तो साहब ये दुनिया के इसके लिए आपको कूलिंग सोल्यूशन की जरूरत है। अगर क्या कहते हैं जैसे लखनऊ है, लखनऊ में तो आपको क्या कहते हैं कूलिंग शेल्टर्स होनी चाहिए। लखनऊ में होनी चाहिए, दिल्ली में होनी चाहिए, चेन्नई में, जहां भी गर्मी ज्यादा है भारत में। वो तो मतलब पूरे देश में वैसे गर्मी है मगर नॉर्थ में तो बहुत है ना, तो वहां पे नहीं कूलिंग शेल्टर्स की बहुत जरूरत है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं बीच में आपको रोक के एक प्रश्न, ये क्या दुनिया में कहीं इस तरह के कूलिंग शेल्टर्स हैं कि ये थ्योरेटिकल बातें हैं कि ये होने चाहिए, या कहीं हैं भी इस तरह की बातें? स्केल में तो कहीं पे भी नहीं है। मतलब एक्सपेरिमेंट जैसे कि चेन्नई में एक है, जो उन्होंने चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक नहीं, इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर, इंडिया से बाहर। कहीं पे भी, क्योंकि इंडिया में तो अब जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपके क्या कहते हैं दो नहीं 20-25 करोड़ लोग हैं ना उत्तर प्रदेश में। जी जी जी।
तो उसके लिए आपको मिनिमम 1 लाख शेल्टर चाहिए, मिनिमम, मेरे को लगता है उससे हाँ, तो उस लेवल पे तो दुनिया में कहीं नहीं है। उस मतलब जी ऐसी दुनिया में कहीं नहीं है कि गवर्नमेंट ने आम आदमी के लिए हर जगह शेल्टर बनाया हो। वैसे कहा जाता है कि अशोका ने अपने राज में, है ना, कि वो पेड़ जो जहां पे वो कहते थे ना कि जो राजा का जो धर्म है, राजधर्म है, उसमें गर्मी के लिए, विश्राम के लिए हर जगह उन्होंने पेड़ भी खड़े किए थे और वो क्या कहते हैं शेल्टर भी बनाए थे उन्होंने। जी तो जी ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में किया नहीं है, किया है हमने। जी जी। मैं एक चीज और जरा आपसे समझ लूं, ये जो फ्लैश फ्लड्स की बात आपने तो समझा दी थी, लेकिन ये सी लेवल भी फिर बढ़ेगा, क्योंकि अगर पानी ज्यादा, मतलब अगर बर्फ पिघलेगी तो सी लेवल भी बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा तो कोस्टल की समस्याएं शुरू होंगी। इन दोनों को जरा समझा दीजिए, जो फ्लैश फ्लड जिससे हमारा एग्रीकल्चर और जनजीवन, और सी लेवल के बढ़ने की जो समस्याएं दिख रही हैं आपको। बर्फ तो पहाड़ में भी पिघल रहा है, वो ग्लेशियर है वहां पे, और अंटार्कटिका में भी पिघल रहा है ना। तो इस अंटार्कटिका का जो बर्फ है या आर्कटिक ओशन का जो बर्फ है, अगर वो पिघलेगा तो फिर सी लेवल तो राइज होगा। अगर सी लेवल राइज हो जाए तो बांग्लादेश में आप देख लीजिए अभी कि सी लेवल राइज हो रहा है, तो क्योंकि हमारे इंडिया, साउथ एशिया में लोग तो एकदम ओशन तक अपना जो है, अपनी खेती जो है वहां, एक है ना, समुद्र के साथ किनारे तक हम खेती कर रहे हैं। तो जो जो अगर थोड़ा भी अगर ओशन लेवल राइज हो जाए तो ये सब जो है वो खत्म हो जाएगा। जो अगर समझ लो कि 1 किलोमीटर अंदर तक ओशन आ जाए अभी, तो पूरे देश में अगर आप एक 1 किलोमीटर का एक बाउंड्री लगा दो, तो वहां जितने भी लोग हैं जो अभी जो काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, वो लोग जाएंगे कहाँ। जी और जी जी ओशन लेवल अगर राइज हो जाए तो अगर साइक्लोन आएगा तो वो और भी अंदर आएगा ना। जी जी जी। है ना। नहीं नहीं, तो फिर डॉक्टर राजेश, जैसे मालदीव जैसी जगह है जहां के जो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द सी लेवल है 7 फीट, ऐसी ऐसे देशों का क्या होगा? मालदीव्स तो शायद रहे ना रहे कह नहीं सकते आप। अच्छा अच्छा, लक्षद्वीप तो मतलब देख ही लीजिए, लक्षद्वीप, मालदीव्स, ठीक है, ये तो तब भी मालदीव्स में तो इतने लोग नहीं हैं। जो पैसिफिक में जो फिजी, वानुआटू, उनके लोग कह रहे हैं कि हमें आप रीसेटल कीजिए, हमारी देश जो है कहीं दूसरे देश के अंदर हमें अपना देश बनाना पड़ेगा। जी जी। मालदीव्स, मैं अगर मालदीव्स वाले अगर कल कह दें कि हमें जो है गोवा में दो हमें जी, जगह। डॉक्टर राजेश, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है, ये जो भी आप बात कह रहे हैं, क्या ये इसका टाइम स्पैन 50 साल है, 100 साल है, 20 साल है? मतलब ये आप 50 साल बाद की बातें कर रहे हैं, कि आप ये टाइम स्पैन को अगर बात करें, मिनिमम और मैक्सिमम अगर आपसे पूछे? आप उत्तराखंड में ही देख लीजिए, पिछले 10 साल में कितनी बार हुआ ये। नहीं, एक साल में दो दो 200 बार तो फ्लैश फ्लड, वो 2022 के रिकॉर्डेड जो हैं, हाँ 200 टाइम्स। उत्तराखंड केवल एक स्टेट में 200 टाइम्स। हाँ, तो फिर तो आपको जवाब वही मिल गया ना, कि ये तो 5 साल की बात की है, आज की बात है। फिर तो ये तो अभी हो रहा है, अभी हो रहा है और होते रहेगा और भी ज्यादा होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी, और किस तरह की डिजास्टर होगी वो भी कह नहीं सकते। और क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उत्तराखंड की, ये उड़ीसा में भी है क्योंकि साइक्लोन की वजह से, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है एक्चुअली क्लाइमेट एडेप्टेशन अथॉरिटी बननी चाहिए, क्योंकि ये हर साल कुछ न कुछ आते रहेगा। आज इस बार फ्लैश फ्लड आया है, अगली बार शायद लैंडस्लाइड आएगा, है ना। तो हमारे को लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए, मगर ये अब शुरू हो चुका है। 50 साल जी भी नहीं, जी 5 साल भी नहीं, शुरू हो चुका है।
चलिए राजेश जी, मेरे पास बहुत से और प्रश्न हैं, लेकिन मैं अभी इतने ही पे रोकता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो हमारे जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे या देश में या दुनिया में, वो अगली बार जब ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो 4 एसी एक्स्ट्रा और ना लगा लें, क्योंकि यहाँ सबसे अच्छा ये होता है कि अच्छा ग्लोबल वार्मिंग पे एक मीटिंग कर ली जाए तो जो एसी अगर 4 रहते हैं तो 8 लगा दिए जाते हैं, और उसके बाद हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करके दिन का खाना खा के शाम को उसकी रिपोर्ट तैयार करके कुछ बता देते हैं। मेरे ख्याल में वो भी एक वे ऑफ लाइफ भी बताना जरूरी है इस देश को। जैसा आपने अशोक की बात कही, अगर आज से हजारों साल पहले कोई इस बात को सोच सकता था तो हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, ये भी एक म्यूट क्वेश्चन और है। अगर हम सोच पाए इसको, तो ये दुनिया जो एक तरह से हम अब कहते हैं ना कि मेक इन इंडिया या हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो अगर हमने क्लाइमेट अडेप्टेशन पे जैसे ये कूलिंग सेंटर है या और क्या कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अगर हमने इंडिया में भारत में बनाया है इसको, तो ये पूरे देश दुनिया को सिखा सकते हैं। मगर इसको हम चैलेंज के बजाय अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। डॉक्टर राजेश, मुझे ऐसा लगता है कि आपने, अब आप अमेरिका में बैठे हैं, आपने एमआईटी में जाके इतनी रिसर्च करके यहाँ तक पहुंचे, आपको क्या नहीं लगता है कि ये सब बेसिक बातें हमारी प्राथमिक पाठशालाओं में ही बच्चों को सिखाने चाहिए और उनको अवेयर कराना? शायद आप जैसे लोग, कितने लोग एमआईटी पहुंच पाते हैं, कितने लोग रिसर्च करके इस बात को कह पाएंगे, लेकिन अगर पाठशाला में इसको बहुत साधारण से कोर्स के थ्रू अगर कुछ करेंगे, वो शायद जगह है जहां पे आपको अवेयरनेस करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल की उम्र से शुरू हो जाना चाहिए ये तो। जी जी, क्योंकि अवेयरनेस इज द ओनली क्योर। बाकी तो इसका कुछ बात कहते रहिए, हम लोग चर्चा करते रहें, लेकिन इट इज समथिंग व्हिच इज नॉकिंग ऑन आवर डोर्स। हमारे कुंडी खटखटा रहे हैं। देखिए, एक हम उस पे बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश फॉर टॉकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आपको असमय भारत का समय और आपका समय, थोड़ा आजकल वैसे भी इंडिया और अमेरिका का समय बहुत मैच नहीं कर रहा है। we are mismatched as far as the time is concerned. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much.